नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे वाक का सारांश। आपके क्लास 9th का चैप्टर है और 10 क्षितिज। आपकी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसका पाठ का नाम है वाक, और उसका आज हम सारांश और उसके काव्यांश मीन उनका शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अदरवाइज स्किप मत करना और उसको ध्यान से सुनना। आपको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम वाक सारांश की लेखिका जो है ललद्यद, जो कि कवित्री है एक, तो कश्मीरी भाषा की है। कश्मीरी भाषा की वो ललद्यद एक लोकप्रिय संत कवित्री, जिसका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक जो जीवन के बारे, उनका जो शुरुआत का जीवन है बच्चों, उसके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है मौजूद नहीं है। मीन उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। किसके बारे में? इसके वाक की जो कवित्री है, लेखिका है ललद्यद, उसका जो जन्म के बारे में, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनका देहांत जो है 1391 में हुआ था। और इनकी जो काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। वाक किसको कहा जाता है? इनकी जो काव्य शैली है, लिखने की कला है, उसी को ही वाक कहा गया है। और जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये बात लिखी गई है ललद्यद के बारे में। यहाँ थोड़ा सा कम बताया मैंने, उसमें आप पूरा पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वाक जो है इसकी काव्य शैली है। तो आइए अब हम करते हैं दोहों के भावार्थ शब्दार्थ सहित। वाक भारत। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, करे देव भव सागर पार। अब वाक जो है वो वाणी को कहा गया है, शब्दों को कथन को कहा गया है। नाव मीन किश्ती, जीवन रूपी किश्ती, उसकी जो तुलना की गई है। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में 4-4 पंक्तियाँ हैं, परंतु मैंने आप याद हो जाए जल्दी से, तो 2-2 पंक्तियों का इसमें मैंने वो किया है, इसका व्याख्या की है। इस आपकी बुक में 4-4 पंक्तियाँ हैं, परंतु मैंने 2-2 की अलग अलग व्याख्या कर दी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रस्सी कच्चे धागे की मीन जीवन को, जो हमारा जीवन है, उपरोक्त काव्य खंड में कवित्री ने अपनी ज़िंदगी की तुलना जो है नाव से, किससे की है? नाव से। कवित्री ने अपने जीवन की तुलना किससे की है छात्रों? नाव से। साथ में MCQ भी बन रहे हैं। और अपनी श्वासों की तुलना कच्ची डोरी से की है। देखो, जिंदगी की तुलना उसने नाव से की है, और अपने जो सांस हैं, श्वास चल रहे हैं हमारे, उसकी तुलना किससे की है? कच्ची डोरी से की है। कवित्री कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी रूपी नाव को अपनी श्वासों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ। कवित्री क्या कहती है? कि मैं अपनी ज़िंदगी रूपी नाव को अपनी श्वासों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आगे कवित्री कहती है कि पता नहीं कब प्रभु उनकी करुण पुकार सुनकर उन्हें इस संसार के जन्म मरण रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। उसको कोई पता नहीं, क्योंकि मरना तो है, ये तो एक सच है बच्चों, परंतु कब मरना है उसका कोई पता नहीं है कि कब वह मरण रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। तो ये थी उनकी पहली वाक की 2 पंक्तियाँ। अब नेक्स्ट 2 पंक्तियों का भावार्थ करते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे,
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह हूक, जीमिन मन जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब कच्चे सकोरे जो है उसको किसी कहा गया स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। कच्चे मीन कमज़ोर, सकोरे मीन कमज़ोर, स्वाभाविक रूप से ही जो कमज़ोर होते हैं। तो रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नाशवान मीन जो मरने वाली भी है और नाशवान है, मीन वो कभी अमर रहने वाली नहीं है, नाशवान है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवित्री ने अपने शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े या बर्तन से की है। किससे की है? कच्ची मिट्टी के घड़े या बर्तन से अपने जीवन की तुलना की है कि जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है। और कवित्री के कहने का तात्पर्य ये है छात्रों कि हर बीतते दिन के साथ, हर दिन बीत रहा है उसके साथ उनकी उम्र क्या हो रही है? कम होती जा रही है। हमारी उम्र क्या हो रही है? हर दिन कम होती जा रही है। और प्रभु से मिलने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। यहाँ पर इन वाक में तो कवित्री ने अपने जीवन रूपी नाव को वर्णन किया है, परंतु हमारे जीवन रूपी नाव भी ऐसे ही है छात्रों कि पता नहीं कि कल सुबह होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये कोई पता नहीं है, ये सब कच्ची डोरी है। प्रभु से मिलने के कवित्री आगे कहती है कि उनका दिल बार बार प्रभु मिलन को तड़प उठता है। क्या कहती है कवित्री? कि उनका जो दिल है वो बार बार प्रभु मिलन को तड़प उठता है और अब उनके अंदर सिर्फ अपने घर जाने यानी उस परमात्मा में विलीन होने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब कवित्री जो है जीवन जी कर थक चुकी है और वह कह रही है कि वो बहुत व्याकुल है कि मैं परमात्मा में विलीन हूँ, मीन उसमें परमात्मा से मिलने के लिए उसकी व्याकुलता जो है बढ़ती जा रही है। ये थी उनकी पहली वाक, 4 पंक्तियाँ। अब नेक्स्ट वाक में क्या कहती है कवित्री, आइए जानते हैं। वाक नंबर 2, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ खाने से संबंधित बात कर दी गई है। तो क्या बात की है कि जी इस काव्य खंड में कवित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने की अहमियत को समझाया है। क्या समझाया है? कि हमें जीवन में संतुलन रखकर संतुलन रखकर अपना जीवन जीना चाहिए कि ना कम खाना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए, ना कम सोना चाहिए, ना कम जागना चाहिए। मीन इक्वालिटी, संतुलन बनाकर चलना चाहिए अपने जीवन को। और जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई है। और जीवन में जो है मध्यम जो बीच का मार्ग है उसको अपनाने की बात कही है कवित्री ने। कवित्री कहती है कि मनुष्यों को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं व भोग विलासता में लिप्त नहीं रहना चाहिए। लिप्त मीन भोग विलास की वस्तुओं का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे वह प्रतिदिन आत्म केंद्रित बनता चला जाएगा। क्योंकि ये आत्म केंद्रित बनता अपने लिए ही जीना बनता चला जाएगा। मीन जब हम भोग की वस्तुएं जो भी खाने पीने के शौक़ रखेंगे, कपड़ों का शौक़ रखेंगे, तो इन्हीं को पूरा करते करते हमारा जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, आत्म केंद्रित बनता चला जाएगा। और एकदम सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल इन चीज़ों को त्याग भी दें तो भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें संतुलन बनाकर चलना है। जो भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको लेना है और फालतू चीज़ों को त्याग देना है। इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। जब उसके पास ज़्यादा आ जाएगा तो उसका अहंकार होगा, और कम होगा तो उसको घृणा होगी, जेलसी होगी कि मेरे पास कम है औरों के पास ज़्यादा है। तो उसने बीच का रास्ता बताया है। अब नेक्स्ट 2 पंक्तियों में क्या कह रही है कवित्री कि सम खा तभी होगा भसम भाभी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देख लो, अब कह गया है कि सम खा मीन कम खाओ, सम मीन अंतःकरण बाह्य इंद्रियों का निग्रह है। सम मीन समान संतुलन बनाकर, समभावी मीन समानता की भावना, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी। जब हम बीच का रास्ता अपनाएंगे तो हमारी चेतना जो होती जागेगी और उसमें क्या होगा, मन मुक्त होगा। तो इसमें कवित्री कहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। जीवन में क्या बनाकर चलना जरूरी है, संतुलन। ना बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में लिप्तता और ना ही एकदम वैराग्य का भावना रखनी चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर यानी संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। इससे समानता की भावना मन में उत्पन्न होगी और हृदय में दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। मन की दुविधा दूर होगी और फिर हम सभी लोगों को खुले मन से अपने जीवन में अपना पाएंगे या अपने हृदय के द्वार सभी लोगों के लिए समान भाव से खोल पाएंगे। तो यहाँ पर कवित्री जो है अपना जीवन संतुलन, जीवन में संतुलन रखकर जीना चाहिए हमें, उसके बारे में उसने बताया है। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना ही वैराग्य प्राप्त होना है ना ही अधिक पाने की इच्छा रखनी है, मीन बीच का रास्ता अपनाकर। अब हम नेक्स्ट 2 वाक्य का वर्णन करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।